लैब मैनुअल पढ़ना कितने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कुछ चैप्टर मैंने अभी भी नहीं भेजे, रात को पढ़ लेना। मेरे को बस मैं केमिस्ट्री पहले दिमाग में आया तो मैंने केमिस्ट्री भेजी, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री ही डिफिकल्ट है, फिजिक्स तो हमने कवर कर दिया था। पहले जी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। ओके स्टार्ट। चार पांच केमिकल्स याद करने, जब तुम्हें याद हो जाएंगे कलर उनके, तुम कंफर्टेबल फील करते हो। राइट नाउ यू गाइस आर अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग कलर। क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम revision. Okay. Firstly, talk about colors. Most of the ions are colorless. Most of the ions are colorless, except some. Which are those? Let's see. Guys, okay. So, all cations and anions are colorless, except the ones I am telling you now. Firstly, we'll go one by one. Okay, so this is important, guys. ध्यान रखना, except. So all cation and anion are colorless, except. कैटायन देखो पहले, कैटायन सबको पता पॉजिटिव आयन होते हैं। ओहो, ओके कैटायन। ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम कम है, थोड़ा काम ज्यादा करना है आज, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले मैं कलर बता रहा हूं, उसके बाद डाउट लूंगा सबके। कलर्स ऑफ केमिकल्स। सो ऑल कैटायन एंड एनायन आर कलरलेस एक्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। दोस्तों जहां पे भी आयरन का वैलेंसी है 2, इट विल बी ग्रीन। कहीं कहीं आपको पेल ग्रीन भी लिखा मिलेगा, पेल ग्रीन। जहां भी आयरन की वैलेंसी है 3, जिस भी कंपाउंड में, दैट विल बी येलो। जहां पे भी तुम्हें मिलता है कॉपर, सर व्हेन दे एग्जिस्ट अलोन, नहीं अलोन नहीं, किसी जिस भी कंपाउंड के अंदर, जिस भी कंपाउंड के अंदर ये एग्जिस्ट करता है ये, इट विल गिव द कलर। बाकी का तो जैसे क्लोरीन है कलरलेस है, ऑक्सीजन है कलरलेस है, बट ये अपना कलर उनको दे देता है जब कंपाउंड बनाएगा तो। सीयू, कॉपर, कॉपर भी जहां होगा, सार्थक पे अटेंशन, कलर बता रहा हूं, तो ज्यादा नहीं, थोड़े से कलर है बस। कॉपर दोस्तों, जहां तक कॉपर को याद रखने का तरीका है, जैसे मैं पहले अपने स्टूडेंट को बताता, पीपीएस के अंदर, तो इसको पी नहीं, इसको बी मान लो, और ये होता है ब्लू। कॉपर इज ब्लू, कॉपर सल्फेट इज ब्लू, कॉपर नाइट्रेट इज ब्लू। ओके, सो ब्लू कलर। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया बस। इसके अंदर तुम्हें इतना याद करना है। अब हम आते हैं एनायंस में। ज्यादातर सबके सब कलरलेस ने, 2 हैं जिनका कलर है। एक होता है पर मैग्नेट, इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। और एक होता है क्रोमेट, जो क्रोमेट से रिलेटेड आएगा, क्रोमियम 2, इसका कलर होता है ऑरेंज। तो मैग्नीज अगर है, मैं इसलिए इतना लिख देता हूं बस, मैग्नीज का अगर आयन है तो पर्पल, और क्रोमेट का है तो ऑरेंज। ओके, बस एक दो और बता देता हूं। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है बेरियम क्लोराइड का, बेरियम सल्फेट का, BaSO4, यस सर, व्हाइट प्रेसिपिट, व्हाइट पीपीटी। प्रेसिपिट का साइन होता है ये, नीचे बैठ जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन एक सिल्वर का आता है, Ag2S इज गॉट व्हाइट कलर, और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, थर्मल इसका फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो इट विल बिकम Ag, एंड Ag इज ग्रे इन कलर। एक ही कलर तुम्हें परेशान करेगा, ठीक है। बस ज्यादातर तो यही है। एक और कलर है जो कि तुम्हारा वो बार बार इक्वेशन तुमने देखी होगी क्वेश्चन बैंक में भी, लेड नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड,
लेड नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यही है ना रिएक्शन? सर सर येलो प्लस पोटेशियम आयोडाइड सर। पोटेशियम आयोडाइड, हाँ। जी सर। लेड नाइट्रेट है Pb NO32 प्लस, ये कई बार Ki होगा, कई बार KCl होगा, तो ये PbI बन जाएगा या PbCl बन जाएगा, और दोनों के दोनों व्हाइट है। व्हाइट सर एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट भी तो था। ब्राइट येलो कौन सा वाला है? हाँ, एक वो लेड मोनोऑक्साइड है, वो है लेड मोनोऑक्साइड। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो हीट कर, इनफैक्ट लेड ऑक्साइड को भी जब हम हीट करेंगे, ये साइन हीट का होता है, हीट करेंगे तो ये PbO में बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, और इसका कलर होता है येलो। यस सर, एक और आता है डाउट कि अगर पोटेशियम आयोडाइड है पर हमारे पास लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम लेड एसीटेट यूज कर सकते हैं। एसीटेट यूज कर सकते हैं, उसका वो आंसर क्या है लेड होता है? एसीटेट। लेड एसीटेट, एसीटेट होता है CH3, विनेगर को बोलते हैं COH। अच्छा, तो इसका ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको अगर हटा दो तो ये लेड के साथ कंबाइन कर जाता है। किसके साथ? लेड के साथ, Pb, ये प्लस का, ये माइनस का, तो दिस इज कॉल्ड लेड एसीटेट। सर इसमें सर OH आयंस होते हैं सर? नहीं, इसमें नहीं, इसमें CH3CO, ये OH नहीं है, वो H था जो हटा दिया मैंने अभी। ओके वो सर। विनेगर बनता है, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड से बनता है। दोस्तों मेरे ख्याल से बस इतना ही मेरे को बताना था। PbI2, अच्छा सुनो, क्या बोला मैंने? ओ भाई, व्हाइट नहीं है, ये है ब्राइट येलो, सॉरी, ब्राइट येलो। नहीं कौन? सर, वो वाइट है, नीचे वाला ब्राइट येलो है। कौन सा व्हाइट है? सर पीबी लेड ऑक्साइड PbO, हाँ, ब्राइट येलो, ठीक वो है, वाइट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्राइट येलो, PbO है ब्राइट येलो, सॉलिड है और ब्राइट येलो। बस इतने कलर कर लो, हो जाएगा काम अपना, बस घबराने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। व्हाइट, इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि क्या होता है जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा, तुम बोलोगे कितने सारे कलर हैं, परेशान हो गया, ये कलर वाला छोड़ दूंगा, आएगा तो छोड़ दूंगा। अब मत छोड़ना, मैं कोशिश करूंगा अभी कभी रात को ही ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो डाउट्स एक के बाद। फोटो भेज दीजिए। हाँ है, अभी फोटो खींच लेता हूँ, फोटो भेज देता हूँ। ओके, एक एक करके डाउट लेना शुरू करेंगे, बहुत सारे डाउट आए हुए हैं, सब लोगों के डाउट लेंगे, और टाइम बचा तो लैब मैनुअल में से थोड़ा सा कुछ काम कराऊंगा मैं। ओके, ओके, चलो भैया एक तरफ से शुरू करते हैं। पहला डाउट, एक बहुत सारे डाउट आए हैं, एक एक करके शेयर करते रहते हैं और बताते रहते हैं। सबके जिन जिन के डाउट है ना, ग्रुप में डालते रहो, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि सबका फायदा हो जाए उससे। कोई किसी को फंडामेंटल डाउट है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट में डाउट है, पहले वो ले लेता हूँ, क्वेश्चंस बाद में ले लूंगा। सर मुझको है सर। हाँ, फंडामेंटल डाउट बताओ। सर एक तो सर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन वाला सर, ओके, मैं उसमें बताता सर हूँ वाटर एसिड में, क्रिस्टलाइन और का। सर हाँ, एक बता वो रहा हूँ। सर पावर उससे रिलेटेड जो 3 चीज और क्वेश्चन है बताऊंगा सर। मैं भी, इससे रिलेटेड 3 चीज बताऊंगा। देखो दोस्तों, पॉपुलर नेम के साथ बहुत सारे केमिकल कंपाउंड है जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होता है, उनका पॉपुलर नेम बहुत है। क्यों पॉपुलर नेम बहुत है? क्योंकि सबके सब सॉल्ट की तरह यूज होते हैं डेली लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट विद वन। फर्स्टली, व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर? देखो, क्रिस्टलाइन वाटर वो है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, सो इट इज प्रेजेंट अमंग मॉलिक्यूल्स। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका आता है Fe2O3.XH2, ये रस्ट है। अब इसके अंदर तुम बोलोगे सर X क्यों आया इसके अंदर? क्योंकि यार नंबर फिक्स नहीं है भाई, कहीं कहीं ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम। जहां जो ह्यूमिड एरिया बॉम्बे टाइप का, वहां पे जो रस्ट है वो थोड़ा गीला गीला होगा, और जैसे राजस्थान टाइप का रस्ट है वो थोड़ा ड्राई ड्राई होगा। बट इसके अलावा जो मेन सॉल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद करना है वॉशिंग सोडा। एक बेकिंग सोडा भी होता है, दोनों को बताऊंगा। वॉशिंग सोडा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां लिख रहा हूं, जब भी कोई कार्बोनेट होगा और हीट करोगे, कार्बोनेट हीट करोगे तो एक गैस निकलेगी, इसका नाम है CO2।
बहुत लोगों को लगता है कि CO2 तो काली गैस होती है, धुआं निकलता है, जैसे सब गाड़ी में से निकल रहा है उसमें निकल रहा है। भाई ऐसा नहीं है, वो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल है जो काला करते हैं उसको। CO2 इज कलरलेस, कलरलेस, सर CO2 का कोई स्मेल होता है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना स्मेल है ना ऑर्डर है, पता नहीं चलता, बंदे मर जाते हैं, पता नहीं चलता लोगों को। हमारे एक सियाचिन में एक बंदा मर गया था, जनरेटर चल रहा था, जनरेटर रूम में सो रहा था रात को, वहां वैसी ऑक्सीजन नहीं, उसको पता ही नहीं चला, सोते सोते ही इतनी इनहेल हो गई CO2 कि रात को ही मर गया। ये सियाचिन ग्लेशियर की बात बता रहा हूं तुम्हें। ओके, कार्बन कार्बोनेट हीट करोगे तो एक कल गैस निकलेगी CO2, और इसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको अगर आप CaOH2 यानी कि स्लेक लाइम से गुजारोगे तो थोड़ी स्लेक लाइम क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, और बनता क्या है दोस्तों, CaCO3, CaCO3। बहुत बढ़िया। ओके हाँ आ रहा है क्वेश्चन, डालो डालो, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन। ओके, सो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 crystalline water, 10 molecule of H2, 10 molecule of H2. Thereafter comes borax, बोरैक्स बोरेट से बनता है, और बोरैक्स होता है Na2Br4O7। मैं थोड़ा एल्यूमिनेट बताया था एक दिन, जिंकेट बताया था, उनका दो वैलेंसी था, तो इसका वैलेंसी, इसके भी H2 अगर आ गया एग्जाम में तो। देन वी कम टू एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट पता है क्या होता है, कभी भी कई बार डॉक्टर बोलते हैं एप्सम सॉल्ट ले लो, थोड़ा सा मंगाओ और पानी में भिगो के नहाया करो, हफ्ते में 2 बार उससे नहाओ, उससे के मसल के पेन वेन कम हो जाते हैं लोगों के। दिखा भी दूंगा मेरे पास, अगर टाइम लगा तो मेरे पास रखा है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, और कितने पानी के क्रिस्टलाइन वाटर, H2 7 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी कम टू एप्सम सॉल्ट के पास आएगा तुम्हारा कॉपर सल्फेट। हाँ कॉपर, उनका 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 नाम बताता हूँ, ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल जो भी नाम है उसी से बता देता हूँ। एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ यस, ओके। देन कम्स ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। तुम बोलोगे चल विट्रियोल क्या चीज है, भाई ये कलर होता है विट्रियोल, ये कई जगह यूज होता है, खासकर जो दस्तकारी होती है ना, जो बर्तनों के अंदर इनग्रेविंग होती है, तुम जैसे ताजमहल घूमने गए या कहीं आगरा घूमने गए तो बेचते रहते बंदे, इनग्रेविंग एनग्रेविंग जो होती है अंदर, उसमें कलर जो यूज होता है उसको बोलते हैं विट्रियोल। सो सबसे पहला आता है ब्लू विट्रियोल। अब क्योंकि ब्लू है, हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई कॉपर होता है ब्लू, तो ये है सल्फेट, कॉपर सल्फेट with 5H2O, with 5H2O। Then we'll come to green vitriol, क्योंकि ग्रीन कौन सा था, आयरन, FeSO4 7H2O। अब याद करना तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर एक दो बार प्रैक्टिस करो तो शायद हो भी जाए। सोडियम के साथ 10 का क्रिस्टलाइन रहता है, बाकी इनके साथ के साथ है। लास्ट में जिप्सम, जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है, खुदाई होती है, और वो होता है CaSO4 2H2O, Cu नहीं Ca है यार, आई थिंक Ca है, नहीं सर Cu है सर Ca है सर, कैल्शियम सल्फेट। Ca कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम है 2H2O। अच्छा, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक्चुअली तुम बोलो सर 1.5 कैसे निकलेगा, हाँ दो मॉलिक्यूल में से टोटल मिला के 3 निकल जाते हैं। तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका कि प्लास्टर लगता है जब हड्डियां वड्डियां टूट जाती लोगों की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP क्या है दोस्तों, POP है CaSO4 हाफ H2O। तो होता क्या है, POP के अंदर पानी मिला देते हैं डॉक्टर, तो वो जिप्सम बन जाता है, तो वो जो पानी उसका निकाल लिया था वो वापस चला जाता है, तो प्लास्टर पुश लगा देंगे फिर तुम्हारा, फिर सूख जाएगा तो पानी फिर उड़ जाएगा उसका, फिर से वो POP बन जाएगा। चलो ये तो मेरे को जो आज बताना था, मुझे लगता था एसेंशियल है, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स पे फर्क पड़ सकता है, तो हो गया। एक चीज और बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन देखो कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिया, इट विल टर्न द स्लेक लाइम COH इनटू एल्डिहाइड। हाइड्रोजन का क्या है तो सबको पता होगा, बॉन्ड्स विद अ पॉप साउंड, इधर ही लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाए।
हाइड्रोजन कैसा है दोस्तों? पॉप साउंड के साथ बर्न, बर्न पॉप साउंड। और एक और कई बार पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बैंक्स के अंदर SO2 का पूछ रहे हैं, SO2 SO3 का। तो ये क्या करेगी, ब्लू, क्योंकि एसिड बनाएगी, एसिडिक नेचर है इसकी, एसिडिक नेचर है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगी, ब्लू लिटमस रेड। मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें बहुत कुछ बताने का। एक बात बताओ मुझे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इनसे आएंगे, ये हैं जो इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये क्लियर है सबको? Yes, मैं sir. बताऊं? Yes, sir. Clear. सर बस एक डाउट है सर, फिनोक्सिलिन का क्या है? फिनोक्सिलिन Sir, Sir, in वो acid acid sir में वो pink हो कलरलेस जाता रहता है है और और बेस में acid सर no पिंक change। में हो जाता है सर। बिल्कुल, एसिड में कलरलेस, बेस में भाई एक बार चलो चैट बॉक्स में, मेरे को कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं या सोच रहे हैं, बताओ मेरे को ये सर, एक बताओ बार क्या बता इंडिकेटर, दो। बताओ इंडिकेटर का बताओ, क्योंकि बताएंगे सर इंडिकेटर बता देता। ओके, इंडिकेटर से क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, पक्का आते हैं। चलो 2 मिनट लगेंगे, फटाफट खत्म करते हैं इसको। अभी टाइम क्या है अपना, क्या है कि हर मिनट की वैल्यू है, हर मिनट में तुम्हारे नंबर, हर मिनट में तुम्हारे नंबर है, मार्क्स है। Okay. So when we talk about indicators, there are 3 types of indicators. Firstly, natural, जो कि नेचर में पाए जाते हैं. Secondly, synthetic, जो कि लैब में क्रिएट होते हैं. And then thirdly is olfactory. Olfactory इसको बोलते हैं जो सूंघने वाला होता है, स्मेल वाला. Nose is a olfactory organ. तीनों फट से कवर कर देता हूँ. आदि, प्रणय, कबीर, तुम लोगों ने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं अटेंड करी है, कोई डाउट हो तो एकदम से पूछ लेना, झिझकना मत बिल्कुल भी. यस सर तो पॉसिबल कि तुम्हारे डाउट्स दूसरों को फायदा हो जाए और हो सकता है वो डाउट कल आ ही जाए एग्जाम में. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर्स. एसिड, बिटर इन टेस्ट, नहीं सॉरी, अपना क्या बोलते हैं, सार इन टेस्ट और ब्लू लिटमस रेड. बेस, सोपी इन नेचर, सोपी, और साथ में बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, बिटर, एंड ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड, वो तो बताइए. नेचुरल, नेचुरल. सबसे पहले लिटमस, एसिड, बेस. ओके, ये ब्लू, ये जो नेचुरल ब्लू होगा उसको रेड बना देगा, ये इसको ब्लू बना देगा. मैंने याद भी करने का तरीका बताया था बहुत अच्छा, बेसिस लव ब्लू, बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू. एसिड, बेस. दूसरा, लिटमस के बाद क्या था? पहले टर्मरिक। नहीं, वो मैं सीक्वेंस में जाऊंगा ना, नहीं तो कुछ छूट जाएगा. एक फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज. एनसीईआरटी कहाँ है मेरी साइंस की? एक मिनट, आर्टिकल लिखा हुआ था मैंने. Sir, dye, flower and leaf, sir. अंतरिक्ष तुम्हारे पास तो नहीं है एनसीईआरटी? है शायद. यस सर देता हूँ चल सर. लिया. ओके, लिटमस, लिटमस के बाद ओके, लिटमस के बाद रेड कैबेज. रेड कैबेज, रेड कैबेज क्या होता है? बेस ग्रीन कर देता है और एसिड पिंक कर देता है. एसिड पिंक. Sir, उसके बाद से flower of hydrangea plant. हाइड्रेजिया. या ओके, आगे. राइट, सो रेड कैबेज, पिंक. सर ये दिए कहाँ है? ये कहीं नहीं दिए भाई, ये मेरे नोट्स हैं, उससे मैं निकालता हूँ. ये अलग अलग जगह से इकट्ठे करे जाते. हाइड्रेंजिया फ्लावर, इसका जूस निकाल के वो डाला जाता है. एंड इसकी भी क्वालिटी वही है,
इसको कर देता है ब्लू, इसको करता पिंक। एक अकेला इंडिकेटर है जहां पे एसिड ब्लू है, अकेला इंडिकेटर है जहां पे एसिड ब्लू है और बेस पिंक है। फोर्थ, टर्मरिक। ये तो याद करना बहुत आसान है, तुम लोग दाल खा लेते हो, दाल लग जाती है शर्ट पे, अगले दिन धोई जाती है, मदर आपकी धोती है, तो उसके अंदर साबुन से निकालते, साबुन तो बेस है, तो साबुन उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। एसिड नो इफेक्ट, एसिड नो इफेक्ट, ठीक। उसके बाद लास्ट में आता है चाइना रोज, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल भी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका भी सेम है, ग्रीन बेस को और पिंक एसिड को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? मेजेंटा एक्चुअली इट्स नॉट पिंक, मेजेंटा। मेजेंटा पिंक में लड़कियों को ज्यादा पता चल जाता, हमें तो उतना आइडिया लगता नहीं, मेरे लिए तो दोनों सेम ही है, मेजेंटा। ओके, नाउ लेट अस टेक सिंथेटिक। सिंथेटिक, सिंथेटिक में दोस्तों दो आते हैं, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एसिड, नो चेंज, कलरलेस। एक्चुअली फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, तो कलरलेस ही रहता है। And base will convert it into pink color. Base will give it a pink color. And there is another one called methyl orange. मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है दो कलर से मिलके बनता है, येलो एंड ऑरेंज। तो बेस को एसिड में वो रेड हो जाता है। ये हो गया सिंथेटिक। नाउ लेट्स लुक एट ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी क्या है? एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पढ़ा था थोड़े दिन पहले, अभी मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया बंदे ने, विजुअल इम्पेयर्ड। हाँ, कि एक बंदा विजुअल इम्पेयर्ड है, उस ही विल यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिटरमाइन एसिड इन बेस। उसने सारे के अंदर दे रखे थे, एक दिया हुआ था उन्होंने वेनिला। तो तीन है अपने पास ओल्फैक्टरी में, क्लोव ऑयल, वेनिला एंड अनियन। ओल्फैक्टरी पहला, मैं अपने ही सीक्वेंस से चलूंगा, अनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल। अनियन, वेनिला आइसक्रीम सबने खाई है, उसमें एक खुशबू होती है छोटी सी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हल्की सी खुशबू होती है वो, वेनिला एसेंस आता है एक। और तीसरा क्लोव ऑयल। इसको ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, बहुत आसान बना दे रहा हूं। एसिड के साथ तो इसके अंदर नो चेंज है, नो चेंज, जो स्मेल है वो वही रहेगी, सॉरी, या नो चेंज। बेस के साथ क्या हो गया, स्मेल गायब कर जाता है, स्मेल या तो रिड्यूस हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगी। इट्स सो इजी टू रिमेंबर दिस। क्लोव में रिड्यूस हो जाती, बाकी दोनों में डिसअपियर हो जाती। नो स्मेल, नो स्मेल, नो स्मेल, नो स्मेल, लीस्ट स्मेल, बहुत कम स्मेल। ओके यस, ये मेरे ख्याल से काफी बड़ा है, इसको थोड़ा सा देखोगे तो इसमें दो तीन क्वेश्चन फंस जाएंगे, कम से कम दो क्वेश्चन तो मुझे लगता आएंगे इसमें से। चलो अब आपके डाउट ले लेते हैं। हाँ भाई, और कोई बेसिक कॉन्सेप्ट किसी को लग रहा हो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता दो, ताकि सबका फायदा हो। एक देखो क्या होगा, सिंगल क्वेश्चन से एक बंदे का फायदा, बहुत कम फायदा होगा, सिंगल क्वेश्चन से बहुत कम फायदा, सिंगल क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे कम, बट कॉन्सेप्ट से बहुत फायदा काफी लोगों को होगा। सर एक बार सर आप वो भी बता सकते हैं सर, जो पावर वाला है सर, उसमें जब न्यूमेरिकल से सेंटीमीटर में आया था सर। डायोप्टर वाला, यस सर, कन्वर्जन में सर इट इज। ओके, सो क्या आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज दिस मच, फाइंड आउट इट्स पावर, या पावर दे देंगे, फोकल लेंथ पूछेंगे, पावर फोकल। सो पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f, f मीटर में चाहिए। तो अगर नेगेटिव साइन दिया है तो बोल दो कॉनकेव, और पॉजिटिव साइन दिया है तो बोल दो कॉन्वेक्स। मिरर की तो होती नहीं पावर, पावर तो सिर्फ लेंस की होती है। तो ये जो कन्वर्ट, अगर 20 सेंटीमीटर दिया है और बोला कि कॉनकेव लेंस हैज गॉट है
फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। तुम बोलोगे ओके सर नो प्रॉब्लम, P इज इक्वल टू कॉनकेव है ना तो माइनस बाद में लगा दूंगा 1/0.2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या होता है दोस्तों, 100 से डिवाइड करते हैं 0.2, तो 0.2 डायोप्टर। इसको हटाओगे 2 5 जा 10, आंसर इज -5D। विराज। थैंक यू सर। हाँ गाइस, एनीबॉडी एल्स कांसेप्ट? सर मुझे ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स वाले में से प्रॉब्लम आई थी। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में है, थोड़ा सा बता देता हूँ। सर मुझे ट्रांसपोर्टेशन में जो डबल सर्कुलेशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। दोनों लेता हूँ। यस सर, मुझे भी सर सर्कुलेशन में सर्कुलेशन का दोनों बता। सर एग्जांपल दे दीजिएगा, वो सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है, डबल किसमें होता है? हाँ हाँ वो देता हूँ। सब बर्ड्स होगा सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल। फिशेस भी है। फिशेस भी है हाँ। नहीं सॉरी सर, बर्ड्स नहीं होगा, बर्ड्स में तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स में 4 चैम्बर है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर है, सर एक कुछ फिशेस में दो है, फिशेस में 2 चैम्बर है, किसी में 3 चैम्बर भी है, क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर है। क्रोकोडाइल और फ्रॉग। सर एक और क्वेश्चन आता है सैलमेंडर और पता नहीं क्या क्या। सैलमेंडर का आता है हाँ, को स्किन से ब्रीदिंग करती है वो। सर मुझे नहीं पता, वो एग्जांपल है 3-4 किसी को याद आ रहा तो बताओ। फिशेस के नाम थे और सैलमेंडर पता नहीं कुछ है। सैलमेंडर एक सर फिश है पीसीज लंबी था सी सर। फिश सर है। पीसीज भी है उसके साथ सर, उसी यस कैटेगरी सर, में सर पीसीज पीसीज भी सर। होती है स्पीशीज ने समझा सर। नहीं क्या उसमें वर्ड सर है? वही सर पूछते हैं सर। पीसीज सर उसमें वो पूछते हैं सर सिंगल सर्कुलेशन किस में है, तो सर वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे सर, बट वो सारे एनिमल नेम होंगे सर। तो और फिर सर वो एक जो में सर ग्रुप होता है में सर पीसी सैलमेंडर वाला, वो फिशेस का होता अच्छा, है सर। पाइशियन या पीसीज, हाँ पीसीज, पीसीज में फिशेज आती हैं सारी, ऑल फिशेज ये कम इन सर फिशेज। तो वेल और डॉल्फिन के पास जो है गिल्स नहीं है, वो तो ब्लो होल से करती हैं दोनों की दोनों ब्रीदिंग, वो सरफेस पे आना पड़ता है उनको। ओके सो पहले बात करते हैं, किसकी बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। ओके दोस्तों ध्यान रखना, थोड़े थोड़े छोटे से पॉइंट है इसमें। जब प्लांट का जो रूट है वो पानी को सक कर रहा है, और पानी के साथ साथ सक कर रहा है जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, सो इसको ऊपर लेके कौन जा रहा है, इसको ऊपर लेके जा रहा है जाइलम। जाइलम लेके जाता है। जाइलम क्या लेके जा रहा है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट में एक्चुअली सब कुछ आ जाता है, एमिनो एसिड भी आज मैंने कहीं देखा है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। ये सब के सब, इसका सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वो है ऊपर की तरफ। हाँ कहीं कहीं साइडवेज भी वाटर सप्लाई करता है, पर डाउनवर्ड नहीं होता, डाउनवर्ड नहीं होता। सर जाइलम न्यूक्लिएटेड होता है ना? जाइलम न्यूक्लिएटेड। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्लोएम। अच्छा, जाइलम को पानी ऊपर चढ़ाने में 2 चीजें हेल्प करती हैं, एक को बोलते हैं रूट प्रेशर, जो कि रूट में पानी सक कर रही है तो उसकी वजह से पानी ऊपर पुश होता है, दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। और जब ये कुछ लेवल तक तो ले जाएगा, लेकिन बाद में फिर की ताकत खत्म हो जाती है, हिम्मत खत्म हो जाती है, तो आपकी जो लीव्स है, लीव्स के अंदर से स्टोमाटा से पानी निकल गया बाहर, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। हम ह्यूमंस में पानी निकलने को रेस्पिरेशन प्रेस्पिरेशन बोलते हैं, प्रेस्पिरेशन पसीना निकलना, प्रेस्पिरेशन। प्लांट में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी यहाँ निकल गया तो यहाँ पाइप खाली पड़ गए, पूरे पूरे पाइप्स खाली हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर ऊपर चढ़ाया, ट्रांसपिरेशन पुल ने और ऊपर चढ़ा दिया। ये तो हो गया आपका जाइलम। और जाइलम के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, सबको पता है। जाइलम फाइबर, पहले तो होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्कीमा एंड जाइलम फाइबर। तीनों डेड है पैरेन्कीमा को छोड़ के, तीनों डेड है पैरेन्कीमा को छोड़ के। लिखने की जरूरत तो नहीं है चारों पार्ट। नो सर। सर सीव ट्यूब्स, ट्रैकियार्ड्स वो तो उसमें होते हैं दूसरे वाले। ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अकेला लाइव है, बाकी सब डेड है।
एंड जाइलम फाइबर। अब बात करेंगे हम फ्लोएम की। फ्लोएम के अंदर देखते हैं फ्लोएम का क्या काम है। फ्लोएम जो है अच्छा दोस्तों एक और चीज आ रही है बार बार, जाइलम को नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम खाना लेके जा रहा है सबको, पूरे में बांटेगा वो, इधर रूट को भी लेके जाएगा, सबको देगा। तो फ्लोएम जो है एनर्जी यूज करता है। फ्लोएम में एनर्जी इज यूज्ड। सर इन दोनों में से डिफरेंस कैसे होता है सर? दोनों अलग अलग पाइप है यार, पाइप है ये, एस्ट्रल पाइप इसका वो रणबीर सिंह ऐड करता है। सर फ्लोएम का मूवमेंट बता दीजिए एक बार। बता रहा हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड। फ्लोएम का मूवमेंट चारों डायरेक्शन में होता है भाई, हर जगह लेके जाता है। तो फ्लोएम और बताता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लंगर का काम कर रहा है, फूड सबको खाना दे बांटता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए एनर्जी यूज होती है, इसके लिए एटीपी लगते हैं, एनर्जी लगते हैं। फ्लोएम के अंदर जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो है आपके सीव ट्यूब, जो कि इसका मेन पाइप है, मेन पाइप है इसका। देन कम्स कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है वो साइड वाली, साइडवेज वो करती है, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सीव प्लेट भी एक वर्ड आता है, जो सीव ट्यूब होती है उसके ऊपर यहाँ प्लेट लगी होती है सीव। एंड देन फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तीनों के तीनों लाइव हैं, जिंदा है। लेकिन एक होता है फ्लोएम फाइबर जो इसको सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, वो डेड है। उसका काम इसको सिर्फ खड़े रखना है, पाइप को सीधा खड़ा रखना है। सर इसमें सर एक सुक्रोज भी होता है ना सर? सुक्रोज तो पार्ट है उसका, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज। ओके सर। इसमें एनर्जी यूज, क्योंकि इस बंदे को एनर्जी चाहिए तो ये यूज करता है एनर्जी खाना बांटने में जब जाता है। ये बंदा बिना किसी एनर्जी काम करता है, सेल्फलेस सर्विस है इसकी, ये एनर्जी यूज करता है। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर ये फूड के साथ सर सिर्फ ये फूड ही ट्रांसपोर्ट करता है ना सर? हाँ, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने बॉडी के, अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारा सिस्टम डबल सर्कुलेटरी क्यों बोला जाता है, क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन? पहली बात तो डबल सर्कुलेशन क्यों चाहिए हमें चाहिए ब्लड जिसमें कि हाई लेवल की एनर्जी, हाई लेवल की ऑक्सीजन हो। क्यों भैया? हमें एनर्जी चाहिए, हमें एटीपी बनाने ग्लूकोज से, हमें ग्लूकोज से 36 एटीपी बनाने। सो हमें चाहिए, नीड क्या है डबल सर्कुलेशन की? हाई एनर्जी नीडेड। फिश को नहीं जरूरत पड़ती इतनी, हमें जरूरत पड़ी। क्यों? उसका रीजन क्या है? फिश कोल्ड ब्लडेड है, हम हॉट ब्लडेड है। फिश कोल्ड ब्लडेड इसलिए है कि फिश को अगर ठंड लगे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकती है। कोल्ड ब्लडेड, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको किसी गर्म जगह जाना पड़ेगा। गिल्स। नहीं, गिल्स नहीं, गिल्स का कोई रोल नहीं राजवर्धन। उसको गर्म जगह जाना पड़ेगा, गर्म पानी में जाना पड़ेगा उसको। इसलिए फिश ट्रेवल करती रहती हैं स्ट्रीम्स के अंदर। यस सर। और ह्यूमंस जैसे वो मैमल्स, बेसिकली मैमल्स क्या है, वो कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब वो हॉट ब्लडेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ठंड लगी तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी ऐसे 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 शिवरिंग करा करू के, कुछ करा करू के हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट कर लेगी और हीट दे देगी हमें, तो हम बचे रहेंगे। तो हमारी जो एनर्जी नीड है ना, वो इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हम हॉट ब्लडेड। भैया एनर्जी नीड ज्यादा है तो प्योर ऑक्सीजन चाहिए, प्योर ग्लूकोज चाहिए। प्योर ऑक्सीजन कैसे आएगा? हमारे पास दो सिस्टम है। पहला कि हमारी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड हार्ट में जाता है, ये पहला सर्कुलेशन है, फर्स्ट सर्कुलेशन। और फिर हार्ट भेजता है लंग के पास, बोले भाई, ये सेकंड सर्कुलेशन है। अब जो ब्लड यहां से जो गया था वो तो लेस ऑक्सीजन वाला था, अब जो ऊपर से आया है ब्लड वो प्योर ब्लड है। उसको कौन सेपरेट करके रख रहा है? सेप्टम। सेप्टम इसको सेपरेट करके रखता है।
ओके, और यहाँ पे जो लोअर वेंट्रिकल है हमारा, ये पुश मारता है, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सिस्टेमिक ब्लड फ्लो की वजह से पूरा शरीर ब्लड, एओर्टा एओर्टा होती है यहाँ पे, एओर्टा आर साइलेंट है, एओर्टा की हेल्प से पूरा ब्लड इधर बॉडी में आता है, बॉडी से कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज बॉडी में यूज होता है सेल्स में, और फिर डी ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वापस चला जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अपना डबल सर्कुलेशन। एक्सक्यूज मी फिशेज में सर, नहीं है, फिशेज में क्यों नहीं है, एक मिनट में फिशेज को समझाता हूँ ताकि तो समझ आए कि भाई डबल क्या है और सिंगल क्या है। सर आप एक को डबल बोले तो सिंगल भी तो बताओ क्या है, सिंगल सिंगल क्या है। ये आपकी फिश है, इसने यहां से पानी पिया, पानी के अंदर O2 है, O2 प्लस वाटर, और ये पुश करेगी उसको ताकि ये बाहर निकले पानी, और यहां गिल्स हैं, गिल्स के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, गिल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो जैसे हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जब आती है, हमारे लंग्स के अंदर भी म्यूकस होता है, ड्राई नहीं होता, म्यूकस होता है, बिकॉज विदाउट लिक्विड यू कैन नॉट हैव दैट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। तो हमारे यहाँ जो कैपिलरीज हैं, बड़ी पतली कैपिलरीज होती हैं, ये वाला जो टिश्यू आपने पढ़ा होगा, कौन सा टिश्यू हम बात करते हैं ना, जो स्किन का, 9th में पढ़ा होगा, अब तो नहीं, तो छोड़ दो। एपिडर्मिस। नहीं, एपिडर्मिस तो प्लांट की होती है, हमारा ऐसे ही कुछ वर्ड है उसका, ठीक है, एपिथेलियल। तो वहाँ एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर होती है, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं वापस। यहाँ भी यही हो रहा है, इसके जो गिल्स हैं वहाँ ब्लड की वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरी। तो ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, ब्लड कैपिलरी जो है ऑक्सीजन की जो वाटर की ऑक्सीजन को खींच लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगी। तो जो पानी निकलेगा यहाँ से उसमें हाई CO2 होगी और ऑक्सीजन ले ली। अब इसका एक ही सर्कुलेशन हुआ, यहां से ऑक्सीजन और ब्लड मिले और ये ब्लड वापस चला जाता है, फिर ब्लड फिर वापस चला जाता है, फिर दूसरा ब्लड आ जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन कम है वाटर के अंदर, इसलिए फिशेज को इतनी जल्दी जिन लोगों ने एक्वेरियम में देखा होगा फिशेज को, फिश बहुत जल्दी सांस लेती है, पप 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 करती है। हम लोग 18 टाइम्स लेते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है 18 टाइम्स है, उसका बहुत फास्ट होता है, उसका 1 सेकंड में 1 से ज्यादा बार करती है। हाँ, डाउट्स? सर ये सर बैंक ऑफ ब्लड एंड ह्यूमन बॉडी को सर स्प्लीन कहते हैं सर, शायद से, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट सर। बैंक ऑफ व्हाट इज ब्लड दिस? यस सर, नहीं बैंक यार, ऑफ ब्लड, yes sorry sir, blood bank sir in the human body sir, it's spleen sir, if I am pronouncing it right स्प्लीन तो करेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन तो तेरा करेक्ट है। सर। ये होता क्या है सर? स्प्लीन भी एक ऑर्गन है छोटा सा, ओके देख, मेरे को देखने दे। सर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ समझा दीजिएगा। अच्छा, ये स्प्लीन को ना ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड बैंक नहीं है ये तो फिल्टर है स्प्लीन का। मैं लोकेशन बताता हूँ, बता। ओके, Right, sir. जरा एक मिनट देख लो, स्प्लीन देख लो, स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। ये इन्वेडर को फाइट करती है, और ये देखो लोकेशन देखो स्प्लीन की, ये रही स्प्लीन। जनरली एक्सीडेंट वगैरह में लोगों की रप्चर हो जाती है, सुनने में आता है स्प्लीन रप्चर हो गई इस बंदे की। देख रहा भाई? yes sir, sir इसको सर स्प्लीन ये एक सर ये MCQ में आया था सर, what एक is the मिनट, blood bank sir? रुक जा, इधर देख। ये जो है ना, ये तो तुम्हारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के एंड पे है स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या है ये देख लो, फाइट द इन्वेडर्स एंड मेंटेन द लेवल ऑफ ब्लड सेल्स, WBC रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का मेंटेन करती है, रेगुलेशन करती है कि ज्यादा ना हो, और फिर ब्लड को फिल्टर करती है, पुरानी सेल्स को निकाल देती है। ठीक है भाई? yes sir, ब्लड बैंक तो नहीं वर्ड यूज किया होगा ना, सर यूज किया MCQ स्टोर में आया ब्लड, था सर। लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, ये मैंने भी देखा था, इट इज अ ब्लड बैंक, फिल्टर भी करती है, ब्लड को करती है, उसको मेंटेन करती है। सर मेरा भी एक सवाल है सर। हाँ पूछो, अगला सर सवाल ये 1 करोड़ रुपए के लिए। एक मिनट सर, हाँ बता दो क्वेश्चन। है, सर हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सार्थक 1 मिनट रुक जा। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, सबसे पहले देखो, क्वेश्चन तो हो सकता है वो ना आए जो तू पूछ रहा है, बट कॉन्सेप्ट से फायदा ज्यादा है। उतनी देर में मैं कॉन्सेप्ट समझा, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ,
उसके बाद क्वेश्चन भी ले लूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा फायदा होने के चांस है एज कम्पेयर टू वन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, सार्थक लूंगा क्वेश्चन तेरा, डोंट वरी। हाँ दोस्तों, और बताओ कहीं कोई और कॉन्सेप्ट जो चाहिए तुम्हें, जो कि सर क्लियर करो। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। ये सर आंसर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन सर। और सर जो यूरिन होता है सर, वो फिल्टर कहाँ पर होता है? किडनी। सर वो तो बहुत बड़ा है। कोई नहीं, नहीं 2 मिनट में समझा दूंगा यार, ये हमारी क्लासेस का यही तो मजा है, हम साला डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत जल्दी और बहुत इजीली खत्म करते हैं। एक एक करके समझा देता हूँ दोस्तों, रुक जाओ। ओके, पहले देख लो लिम्फ सिस्टम, के बाद बाकी एक एक करके जो भी तुम लोगों ने बताया सब cover करता हूं। ओके, फर्स्टली देखो दोस्तों, होता क्या है, लिम्फ है क्या? लिम्फ सेल एक फैट सेल है। ये फैट सेल इस टाइप की होती है, बहुत बड़ा सा इसके अंदर वो होता है, ये न्यूक्लियस का छोटा सा साइड में होता है, ये है फैट सेल। ये बनती कैसे? तो हम फैट खाते हैं बॉडी के अंदर, वो डिपॉजिट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, सॉरी फैटी एसिड्स होते हैं। यहाँ पे एक हेड होता है ग्लिसरॉल का, और 3 फैटी एसिड इसमें लगे रहते हैं। बाद में जब बॉडी में जब एब्जॉर्ब होके लिम्फ बन जाता है, और ये फैट बन जाता है। इस फैट के 2 काम है, एक तो ये ऑर्गन के बीच में इकट्ठा होता है, और तो होगा क्या, सपोज करो आपकी बॉडी की एक सेल है, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे इस सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना प्रथम, वहां लिम्फ रहते हैं। सर और अगर ये लिम्फ मॉलिक्यूल्स को हम अगर ब्लड कैपिलरी में डाल दें तो कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए बहुत फैट लोगों को हार्ट अटैक वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमारी बॉडी ने नया सिस्टम क्रिएट किया है, इसको बोलते हैं लिम्फ नेटवर्क। लिम्फ नेटवर्क के अंदर क्या होता है, ये अंदर घुस जाते हैं लिम्फ, और लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स इकट्ठी होती रहती हैं, और आगे जाके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इनके जंक्शन कहाँ होते हैं, जहां जहां हमारा बेंडिंग है, यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ आर्म पिट में जंक्शन है, थाई में जंक्शन है, तो ये सबके सब इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे होके ये हमारी बॉडी में आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे जाके ना एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, अभी बता दूंगा मैं, यहाँ पे आके ये सारी की सारी लिम्फ अपना जितना भी फैट मॉलिक्यूल है वो ब्लड के अंदर डाल देता है, रिलीज कर देता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देता है। प्रथम जगह का नाम भी तो बाद में बता दूंगा, इट इज कॉल्ड समथिंग, यहाँ शोल्डर के पास ये होता है, उसमें ये डाल देता है। ठीक है, और मुझे बुक देखने का टाइम नहीं है, मुझे ऑफहैंड याद नहीं आ रहा, मैं इससे पूछ लेता हूँ। वेयर डू लिम्फ वेसल्स मीट वेयर डू लिम्फ वेसल्स मीट ब्लड स्ट्रीम? हाँ, सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन बोलते हैं इसको, यहाँ पे होती है सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन। अच्छा, तुम बोलो फंक्शन क्या है? फंक्शन पहली बात तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट हो रहा है, साथ में लिम्फ सिस्टम के अंदर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत सारी इम्यून सेल्स यहाँ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, जो बॉडी के उससे लड़ती है। प्रथम क्लियर? यस सर क्लियर। या नेक्स्ट डाउट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पे आ रहा हूं, उससे पहले कुछ और किसी ने पूछा? या गाइस क्या पूछा था किसी ने? सर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया पूछा था विराज ने शायद से। यूरिन पूछा था, उससे पहले भी किसी ने कुछ पूछा था लिम्फ के अलावा। ओके, यूरिया बताता हूं दोस्तों, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, एक किडनी के अंदर आई थिंक 2.4 मिलियन वो होते हैं नेफ्रॉन्स। नहीं सर 1 मिलियन। सर 1.2 मिलियन। 1.2 दोनों में 2.4 है, 1.2 ओके दोस्तों। और किडनी के अंदर क्या होता है, यहाँ एक ब्लड स्ट्रीम आती है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजन वेस्ट होता क्या है, वो जो सेल मर गई हैं, वो सेल जो मर गई हैं वो उनको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अलावा
पॉइजन, मेडिसिन, मेडिसिन पॉइजन, इस तरह की चीजें ब्लड स्ट्रीम में है जो कि हार्मफुल है, उनको निकालना जरूरी। कभी भी आप पेन किलर खा के देख लेना, आपका यूरिन येलो आएगा। तो यहाँ पे एक होती है, इसको बोलते, अच्छा किड, एक और चीज, लंग से रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसको पल्मोनरी बोल रहे हैं। अब मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू दोज पॉइंट्स व्हिच आर वेरी हाई स्कोरिंग। 30 सेकंड के अंदर वो चीजें अगर आपने पकड़ ली तो कल आपको फायदा हो सकता है। पल्मोनेरी, लंग से रिलेटेड कुछ भी है तो पल्मोनेरी। हार्ट से रिलेटेड होता है उसको कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो। किडनी से रिलेटेड कुछ भी होगा, किडनी से रिलेटेड उसको रीनल बोलते हैं, रीनल। ठीक है, और भी कुछ मुझे याद आएगा तो बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ एक रीनल आर्टरी आती है और रीनल वेन आती है। तो रीनल आर्टरी कहां से आ रही है? सीधी बॉडी से आ रही है। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है और रीनल वेन ब्लड लेके चली जाएगी बाहर। लेकिन पूरे प्रोसेस में ये ब्लड फिल्टर होगा, क्लीन होगा, ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट, मेडिसिन, पॉइजनस मटेरियल, ये सब के सब बाहर निकलेंगे। निकलते कैसे, ये प्रोसेस देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्सेस सॉल्ट भी निकलेगा, एक्सेस मिनरल्स भी निकल जाएंगे बॉडी से, जो जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। So like I said, there are 1.2 million नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो ये हमारी किडनी है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मेडुला और एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और यहाँ मॉडल कॉर्टेक्स के बीच में एक पार्ट होता है जहां हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, इसका मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा, यूरिन कलेक्शन होता है यहाँ पे। कॉर्टेक्स के अंदर किडनी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब इतनी फास्ट स्पीड से पढ़ाओ तो मेरे सर हेनलेज लूप, रिकॉल नहीं, हेनलेज लूप तो मैं बता दूंगा, मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ। हेनलेज लूप तो मैं समझा देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं। मैं एक देख रहा हूँ, मेडुला के अंदर एक चीज होती है, कैलिक्स मेडुला। ओके, सो मेडुला के अंदर जो सॉल्ट लेवल है ना, वो ज्यादा होता है और कॉर्टेक्स में होता है। तो नेफ्रॉन एक चीज होती है। अब देख लो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है? देखो, नेफ्रॉन एक इस तरह का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे है बोमेन कैप्सूल। होता क्या दोस्तों, इसके अंदर ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी से ब्लड आया, तो जो ब्लड वेसल लेके आ रही है ब्लड, वो थोड़ा सा मोटी होती है, पाइप मोटा है, और पाइप फिर यहाँ घूमता रहता है, ऐसे करके घूमता रहता है बहुत, और फिर फाइनली यहां से निकल जाता है। ये पतला पाइप है। सो दिस इज थिक एंड दिस इज थिन। इसकी वजह से यहाँ प्रेशर बन जाता है और ग्लोमेरुलस नूडल की तरह होती है, ग्लोमेरुलस। ये कल आ सकता है, डायग्राम पूछेगा। तो इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, किसको? नूडल को, मैगी नूडल, नूडल है ग्लोमेरुलस। सो बोमेन कैप्सूल के अंदर ये मोटा पाइप आ रहा है, लेकिन जब बाहर निकलेगा ये तो छोटा पाइप हो जाएगा। इसकी वजह से प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर आया, माल ज्यादा, निकला माल कम, तो उसकी वजह से एक प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे काफी कुछ माल निकल गया, इधर इकट्ठा हो गया।
इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब तुम बोलोगे सर अब तो काम हो गया बढ़िया अपना, नहीं नहीं, जो माल निकला है उसके अंदर कहा बहुत सारे यूजफुल आइटम्स है। पानी उसके अंदर बहुत सारा निकल गया, उसके अंदर सोडियम आयंस निकल गए, पोटेशियम आयंस निकल गए, काफी सारे आयंस निकल जो काम के अपने। तो क्या करता है, बोमैन कैप्सूल से ऐसे निकलता है, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे होता हुआ, तो यहाँ बॉडी के टिश्यूज लिपटे हुए इसके साथ, वो क्या करते हैं, इसको वापस रीअब्जॉर्ब करते हैं, रीअब्जॉर्ब, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और फिर एक जगह जाके ये ऐसा हो जाता है, और इस पार्ट को बोलते हैं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप, क्यों, हेनले ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पे हेनले लूप रखा गया। हेनले लूप में दो मेन काम हो रहे हैं। कौन कौन सा काम हो रहा है देखो दोस्तों, पहली बात, वाटर पूरा का पूरा यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा वाटर बाहर आ गया। अगर हम लोग किडनी रीअब्जॉर्ब ना करें तो वी विल हैव अराउंड 23 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे टू पास, पूरा दिन बाथरूम में बैठे रहेंगे, लेकिन रीअब्जॉर्ब होकर 2 लीटर के करीब एक हेल्दी पर्सन यूरिन प्रोड्यूस करता है एक दिन। तो हेनली लूप में क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, और इस साइड में सोडियम पोटेशियम ये होते हैं। ये होते क्यों, वाटर क्यों एब्जॉर्ब हुआ, जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है ना यहाँ ज्यादा है मेडुला में, तो सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से जो पानी है वापस आ जाता है इसके पास, इकट्ठा हो जाता है। और जो यूरिन है, हेनलीज लूप, इनके नाम भी है, एक तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूबुल, दूसरे को बोलते हैं एक और कुछ नाम, ये हेनली ट्यूब है। अच्छा, इससे होके दोस्तों अब जब फाइनली रीअब्जॉर्ब हो गया, सिक्रीट भी होता है, कुछ बाहर सिक्रीट भी होता है, कुछ रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यूज का यहाँ पे नाम आता है बार बार। ओके, अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे जो वो जो नेफ्रॉन्स है, इनका जो पानी फाइनल यूरिन बना वो यहाँ आ जाता है, और अब वो यूरिन यूरेटर के थ्रू, दोनों यूरेटर के थ्रू नीचे आता है, और दोनों कहाँ जाके मिल जाते हैं, यूरिनरी, एनीबॉडी, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाते हैं, और वहां से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू, जो कि आपके पेनिस से निकलती है, यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड यूरिन फॉर्मेशन। तो इसके अंदर फिल्ट्रेट हुआ, सिक्रीट हुआ, रीअब्जॉर्ब हुआ, बहुत सारे जो हार्मफुल मटेरियल है वो इधर वापस दोबारा इसमें से निकल जाते हैं, और बहुत सारे इसमें वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। यस सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, गुड गुड पॉइंट दोस्तों। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि वाटर को हायर टू लोअर, हायर नहीं, ऑस्मो नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि पानी का बॉडी के अंदर कंटेंट को मेंटेन करके रखना। ज्यादा पानी आया तो किडनी बाहर निकाल देगी इसको, आपको यूरिन आएगा फटाफट भाग के जाओगे सॉफ्ट ड्रिंक पी के, जैसे पिक्चर हॉल में जाते हैं। और अगर आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो किडनी पानी को रोक लेगी, यूरिन को रोक लेगी, यूरिन में पानी नहीं जाने देगी। बाद में जब आप टॉयलेट जाओगे तो येलो यूरिन आएगा, क्यों, पानी के अंदर काम, तो पानी नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी रेगुलेट करती है। इफ देयर इज एक्सेस वाटर इनसाइड यू, इट विल थ्रो इट आउट। इफ देयर इज पॉजिटिव वाटर, लैक ऑफ वाटर, इट होल्ड टू द वाटर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ जी, ओके, ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं एक दो। पहले मैं सार्थक कुछ पूछना चाह रहा था, सार्थक बड़ा बेचैन था। सार्थक भाई तू बता, सार्थक दादा। यस सर। हाँ, क्वेश्चन ले बता अपना। सर ये चैट बॉक्स में लिखा हुआ है सर। पढ़ दे भाई, टाइम बचाना है। सर अ वाटर ड्रॉप एक्ट्स एज अ फर्स्ट aperture, second center of curvature, third double concave lens, fourth none of the above. ओके, सर डबल कॉनकेव लेंस मतलब दोनों तरफ कॉनकेव? कॉनकेव तो है नहीं, वो तो स्फेरिकल होती है। डबल कॉन्वेक्स तो मान सकता था मैं। सर ये वाटर हाँ, ड्रॉप का वो फिक्स्ड नहीं हो सकता ना शेप, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। दोबारा एक बार बता, मैं बताता हूँ कौन कौन से। एक बार डबल कॉनकेव को आउट कर दिया मैंने, हाँ, दो बचे बस अभी। A water drop acts as aperture, center of Aperture. curvature, and double concave lens, and none of the above. I think answer is none of the above.
अपर्चर of तो the एक, above. हाँ अपर्चर तो उसका एक वो डायमेंशन है, डायमेंशन है वो तो उसका नाप है। अपर्चर तो नहीं बन सकता और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन सकता है, वो तो वाटर ड्रॉपलेट है। ये सब चीजें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डबल कॉन्वेक्स का कॉन्केव था, डबल तू कॉन्वेक्स बोलता तो मैं मान जाता, मुझे तो लग रहा है नन ऑफ द सार्थक। None of the above, sir. आई थिंक सो, या ओके नेक्स्ट। ओके Yes, आई एम sir. डाउन, May I? या गो अहेड। सर एक मिनट मेरा WhatsApp. मैं देख लेता हूँ, तुम लोगों ने काफी कुछ वो डाल रखे हैं, वो एक एक करके मैं सारे के सारे खोल देता हूँ। सारे ओपन कर रहा हूँ फिर फटाफट। फिजिक्स में 14 मार्क्स में से कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के मतलब कितने क्वेश्चन यार है? कुछ नहीं पता अभी तो, जैसे जब से मैंने एसएसटी का पेपर देखा है ना, मैंने एस्टिमेशन ही बंद कर दिया, क्योंकि साला इतना बेवकूफी वाला पेपर है। वो कंकरेंट लिस्ट में से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, बताओ तो मतलब है। और साला वो यूनिटरी और बाय क्या क्या बाई कार्मल और यूनिकार्मल वाला उसमें से पूछ ले। इतनी चीजें छोड़ दी तुमने और तुम कंकरेंट लिस्ट के पीछे पड़ गए हो। कौन बेवकूफ ने पेपर बनाया मुझे नहीं पता। कोई सर मतलब है एक कंकरेंट लिस्ट का? और मुझे लगता नहीं कि एनसीईआरटी में कंकरेंट लिस्ट बहुत डिटेल में दी हुई है। कंकरेंट लिस्ट तो मैं 8th क्लास को सर पढ़ा, वैसे एग्जाम्पल में 8th क्लास को पढ़ाता हूँ। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट एंड रेसिडुअल मैटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मुझे पता होता तो मैं तुम सालों को इतनी अच्छे से करा देता है। पूछो मत। सर मैं सर क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी सर वो दिया हुआ है सर, जो प्रैक्टिकल सर जो एग्जाम्पल है सर वो तो दिया ही नहीं हुआ है सर। कॉमर्स, कि- बैंकिंग, इरिगेशन, एग्रीकल्चर हाँ, सर। यस सर वो अगर भी मुझे पता होता मैं तुम्हें छोटी सी बात बता देता कि जो देश के बाहर के मामले हैं, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन रिलेशंस है, ये सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। एग्रीकल्चर दोनों में आता है, इसलिए किसान एक्ट को स्टेट हटा नहीं पा रहे हैं, वो दोनों में आता है। और ये भी रूल है कि अगर कंकरेंट लिस्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट कुछ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ बनाती है, दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी यूनियन जाएगी। ये भी लिखा हुआ उसके अंदर। फिर रेसिडुअल मैटर है, जिनका कि जब आजादी हुई थी तब किसी को पता थोड़ी ना कंप्यूटर आएगा, साइबर एक्ट आएगा, आईटी आएगा, तो उनको बोला था कि आज के बाद कोई भी अगर मैटर आएगा नया जो अब हमें नहीं पता, उनको रेसिडुअल सब्जेक्ट में डालते हैं और उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसलिए आईटी एक्ट जो है, साइबर एक्ट कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। पुलिस जो है वो स्टेट का मामला है, लैंड स्टेट का मामला है, ट्रेड स्टेट का मामला। अब मुझे पता होता तो मैं साला तुम इतनी डिटेल दे देता, इसकी मैं कंकरेंट लिस्ट दिखा देता, तो मेरे पास कंकरेंट लिस्ट पड़ी हुई, मतलब यूनियन लिस्ट पड़ी हुई, स्टेट लिस्ट पड़ी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ पूरा। बट चलो जो हो गया हो गया, क्या कर सकते हैं। ओके पहले ओके विराज गौतम का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड, इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्ट दैट बिकम्स इनविजिबल इट शुड हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम एज जिसके अंदर डाल रखा है। ऑलराइट सर। ओके मैंने देखा नहीं ऑप्शन डी ऑप्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सर मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होगा, भेज दिया था। लाइट कोई बेंड नहीं होगी, ना टर्न होगी, ना कुछ नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। सर क्या कहाँ किसने क्वेश्चन भेजा अभी? सर मैंने पहले भेज दिया था अभी क्लास। कार्तिक मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई पता नहीं किसका क्वेश्चन, देख लो। द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ अर्पण, अब मैं कॉल करता हूँ, मैं क्लास में हूँ, मेरी 10th वाली क्लास चल रही है। हाँ ठीक। ओके graph given below represent neutral, the pH of the solution changes as we add excess of base to an acid। एसिड को बेस बना रहे हैं भैया, पहले एसिड तो 1 था, अभी धीरे 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 pH कम होता जा रहा है और बेस हम बढ़ाते हैं। which latter denotes the area of graph where both base and salt are present। ओके सो जब आपका एसिड और बेस इक्वल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा तो न्यूट्रलाइजेशन में बेस खत्म हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि बेस और सॉल्ट दोनों चाहिए उसको, तो सॉल्ट तो सी पे बन गया, डी पे क्या हो रहा है? सॉल्ट भी अवेलेबल है और बेस आप जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो वो भी है। ऑप्शन डी। सर मुझे लगा था सी एस है लेकिन आंसर डी था इसमें। हाँ तो मैंने तेरे को समझा भी दिया ना, सी पे तो सिर्फ सर सॉल्ट नहीं बना है। सर आंसर हाँ डी था। तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ आंसर डी है चाचा। यस सर। मेरा बात नहीं समझा, सी पे सॉल्ट बन गया, बेस खत्म हो गया, एसिड खत्म हो गया, लेकिन तुम फिर भी बेस ऐड करे जा रहे हो, तो तुम डी पॉइंट पे पहुंच गए। डी पॉइंट पे सॉल्ट भी है और बेस भी है, दोनों। सर मतलब सॉल्ट हमारे पास है सी के बाद हाँ में। वो तो पढ़ा सर रहेगा ना लेकिन सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन पढ़ा रहेगा वो तो।
जा थोड़ी रहा के। सर मुझे लगा कि 14 हाईएस्ट होता है सर, डी उससे भी ऊपर जा रहा है फिर इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा, बट आंसर इसका डी है। वो पता क्या होता है, कई बार इन लोगों की पिक्चर साला प्रिंट करने में भी इनएक्यूरेसी आ जाती है। यस सर। बट एक बात सुन, एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड। 7 पे यू आर राइट, एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया। 7 पे अभी हम सी पे पहुंचे नहीं है, सी तो 7 के ऊपर है, तो सी यस में सर। सॉल्ट अवे, आंसर तो सी है, सी आंसर। सर आंसर शीट में लेकिन डी था। डी, ओके, बट कॉन्सेप्ट समझ गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यस आएगा सर। तो इस तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब सर डी तो ये भी साला तो हो 14 सकता के है ऊपर वो जा रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है, डी तो 14 के ऊपर पॉसिबल होता ही नहीं है, पीएच तो 14 से, ये तो पीएच उसके ऊपर जा रहा है, क्या चीज है फिर ये? सर हो Because सकता है वो ग्राफ हिला हुआ हो, क्योंकि हाँ एसिड थोड़ा भी बहुत, 0 से शुरू नहीं है। थोड़ा बहुत, ओके चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भैया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेयर दिस, ये क्या है भाई? विच इज द पावर ऑफ सर ये वाला नहीं है कॉन्केवेलेंट? सर, ऊपर सर इसके ऊपर भी सर एक ये तो क्वेश्चन हो है। ही गया होगा, 1 अपॉन ये सर ये हो गया 0.75। सर, ये ऑप्शन है सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन का सर मेन टेक्स्ट है। Which of the ये सर following graph shows correct variation between power of a converging lens and its focal length? देखो दोस्तों, पावर जितनी बढ़ती रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर बढ़ती रहेगी, फोकल लेंथ कम होती रहेगी, फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ बढ़ेगी हाँ तो पावर कम होती रहेगी, करेक्ट है। फोकल लेंथ जितनी फोकल पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो अगर पी बढ़े, एफ बढ़ेगा तो पी कम होगा, तो पहला वाला आउट है, दोनों बढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है दादा। जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे f की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक मिनट ये भी गड़बड़ लग रहा है मुझे तो, होल्ड 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 होल्ड, शेयर दिस, p बढ़ रहा है, f बढ़ रहा है, ओके। इधर क्या हो रहा है, इधर p की वैल्यू कम होती जा रही तो f बढ़ रहा है, बाय बी ऑप्शन है विराज। थैंक यू सर। ऑल राइट, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है दादा? रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3, रिफ्रैक्टिव सर इंडेक्स ऑफ मेरा डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 12/5, then the refractive index of glass with respect to diamond will be, okay. So he's saying n of air with respect to glass, n of air with respect to glass is 2/3, and refractive index of diamond with respect to air, diamond with respect to air is 12/5, glass with respect to diamond, ओके। ये ग्लास वाला ऊपर आ जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 12/5, सर सी होगा सर। 10/36 और 5/18, 5/18। सर पता नहीं लड़ाई चल रही है इस पे कि इसका आंसर 5/8 18, 5/18 है कि 18/5 है? नहीं सर, 8/5, 5/8। 5/8 नहीं है भाई, मैं करके दिखा। सर अगर देखा जाए तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 को। नहीं रेसिप्रोकल क्यों करेंगे? अच्छा एनीवे मैं इसको करके दिखा दूं, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है मुझे इसको थोड़ा ज्यादा माइंड लगाना पड़े, तो मैं मेरा कर तो दूंगा। 5/18 आया था। डोंट वरी डोंट वरी, तो तेरा मेरा नहीं, करेक्ट ही आंसर होगा जो भी होगा, ठीक है, ओके। और भाई किसी का और कोई आंसर? ये नहीं नहीं, ओके गाइस, और बताओ, एनीबॉडी एनी अदर क्वेश्चन? क्या देयर इज वन ग्राफ अभी अभी है? 5 मिनट से हो सर, अभी हाँ? ग्राफ सर, अभी एक ग्राफ पोस्ट हुआ है सर ग्रुप पे ही सर, इन मीट देन सीसीएल, वो भी समझा दीजिए सर। प्रथम ने डाला है अभी, ओके देख लेते हैं। यस सर। Given the graph shows the rate of water absorption transpiration plant for a, okay, so water loss और uptake, नीचे है टाइम ऑफ डे, सेंटीमीटर पर आवर, ओके। तो दो अलग अलग प्लांट है क्या?
x ट्रांसपिरेशन रेट है, y ऑब्जॉर्प्शन रेट है। x ट्रांसपिरेशन रेट पहले कम है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। एब्जॉर्प्शन रेट पहले ये है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। डिफरेंस बिटवीन रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर ऑब्जॉर्प्शन बिटवीन 0 0 and 0 6 is due to transpiration कम हो रहा है। The rate of absorption fell behind the rate of transpiration during the day, but exceeded at night. अच्छा, rate of absorption is always higher than the rate of transpiration. Rate of so is always equal to the rate of absorption higher than the rate of transpiration during the day, but the decreases at night. Okay, मेरे ख्याल से तो एक ही आंसर सही लग रहा है, बी। सर आंसर ए है। Rate of absorption fell behind the rate of transpiration during the day, but exceeded at night. ठीक है, समझ में आया या नहीं? नहीं सर। अरे दिन Sir- के टाइम पानी गर्मी ज्यादा थी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया, एक्स ज्यादा हो गया दिन के टाइम पे। लेकिन रात के टाइम पे बढ़ गया, रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, एब्जॉर्प्शन लगातार चल रहा है, ठीक है। तो वाई बड़ा है। हाँ तो वही इसलिए बढ़ा है ना, रात के टाइम पे सुबह सुबह यार 0 0 यानी कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो सुबह 6 बजेंगे ना, जब सुबह 6 बजेंगे तो उस वक्त ये समझो कि ट्रांसपिरेशन तो हुआ नहीं, अब तक सूरज निकला ही नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन चल रहा है रात को। प्रथम यस सर। सर और सर जो WBC होता है सर वो बोन मैरो में होता है ना सर? बोन मैरो प्रोडक्शन होता है उसका। यस सर। ठीक है, चलो सर क्लोज करें अभी। उसमें यस सर। हाँ, WBC बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है ऑलराइट WBC सर। का। सार्थक आदि अपना कौन है ये अपना देखो दिमाग मेरा इतना हाइपर कबीर। चला गया, मेरे को अपने स्टूडेंट का नाम नहीं याद आ रहा। नहीं अपना अचिंत्य, धान्य, अपना भव्या, कबीर, कार्तिक, प्रणव और प्रणय, प्रणव, प्रथम, राजवर्धन, सात्विक, विराज। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन ये वाला मैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला इस पे काम करके भेजता हूँ, और लैब मैनुअल भेजूं कि नहीं भेजूं, पढ़ोगे रात को या कुछ और पढ़ोगे? सर भेज दीजिए सर, विल स्टडी इट इन द मॉर्निंग। चलो भेज यस देता सर, हूं। मॉर्निंग में कर लूंगा। सुबह भी टाइम मिलेगा थोड़ा सा एग्जाम से पहले। बहुत लोग बोलते हैं एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, ठंडा दिमाग में। मैंने नहीं कभी फॉलो किया, मैं तो साला एग्जाम में घुसते भी जाता हूँ, फिर वहां जाके 2 मिनट सांस ले लेता हूँ, बस चलो अब देखा जाएगा। ये मेरी पॉलिसी है, तो मैं अपनी पॉलिसी बता रहा हूँ, इससे मेरे को हमें सक्सेसफुल किया है। ज्यादातर क्वेश्चन मैं टॉप किए या टॉप में रहा हूँ, तो मेरा तो हमेशा काम आया है सर फॉर्मूला। हाँ, सर मैंने एनसीईआरटी कर लिया और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लिए और नोट्स। सर वो एनसीईआरटी लैब मैनुअल और कर ले, हो जाएगा सर। ओके सर। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ अभी। 3 मैंने केमिस्ट्री वाले भेज दिए थे, बाकी के भेजता हूँ। चलो गाइस, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, bye.